हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में अपन ने सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, उसको ही अपन इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट पार्ट आता है, जो आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है, जैसे अपन ने मेटल्स के लिए देखा, अभी अपन एलॉयज़ की बात कर रहे हैं। तो एलॉयज़ के अंदर क्या होता है, आपका जो अल्फ़ा होता है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेसिस्टिविटी होता है, वो काफ़ी छोटा होता है, जिसके कारण एलॉयज़ के अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं रिमेन इंडिपेंडेंट रहते हैं किसके, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के। और जिसकी वजह से इनका जो रेजिस्टेंट होता है काफ़ी हाई हो जाता है लो टेम्परेचर के अंदर भी। तो इसमें जो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस के, तो एलॉयज़ को अपन यूज़ में लेते हैं काफ़ी सारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने के लिए और रियोस्टेट्स बनाने के लिए। तो इसके अगर अपन ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा आपका एलॉयज़ के लिए, वो आपको इंक्रीज़ करता है राइज इन टेम्परेचर में, लाइक इस तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस -270 डिग्री सेल्सियस। और ये आपका कितना आ जाता है यहाँ पे, अगर अपन बात करें तो ये आ जाता है आपका यहाँ पे 500 डिग्रीज़ के अंदर। आप देखिए नॉन लीनियरली कंटिन्यूसली आपका जो ग्राफ है इंक्रीज़ हो रहा है, और आपका जो ग्राफ बनता है इसके लिए वो बनता है पैराबोलिक। ओके। और हमारे पास जो यहाँ पे लास्ट जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर आता है, अपना इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर आता है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के लिए, वो आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, जब भी अपन टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो विस्कोसिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जिसके कारण जो उसके अंदर आयन प्रेजेंट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है मूव करने के लिए। और जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपका आयरन मूव करता है तो उसके कारण क्या होता है, आपकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है। तो ये अपना पूरा सुपर कंडक्टिविटी के बारे में यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इसके अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्ट्रेचिंग इफेक्ट इन रेसिस्टेंस। टॉपिक का आपका नाम है स्ट्रेचिंग इफेक्ट इन रेसिस्टेंस। तो जो मेरा अपन यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ वायर को, कंसिडर अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, जिसका रेसिस्टेंस क्या है, आर है। और उसकी जो लेंथ है मेरे पास कितनी है, जो लेंथ है L1 है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है मेरे पास यहाँ पे, A है और A1 है। और रेसिस्टिविटी कितनी है उसकी, कितनी मैं मान लेता हूँ, रो मान लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या रिलेशन निकलता है, R1 = L1 अपॉन E1। ये मैं तब मान रहा हूँ जब मेरा जो वायर है स्ट्रेच नहीं हुआ है। ठीक है, जब मैं वायर को स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेट द वायर स्ट्रेच, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, तो आपकी जो लेंथ होती है वो तो क्या हो जाती है, L2 हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा रिड्यूस कैसे होगा, इंक्रीज क्यों नहीं होता है, देखिए इस सपोज़ करिए आपका ये जो लेंथ है वो, इसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो इतना है। अब इसमें कितना हो जाएगा आपका, छोटा क्यों हो जाएगा, जैसे आप उसको स्ट्रेच करोगे वायर को, तो उसका जो मुंह होगा, जो अपना होल्स होते हैं ओपनिंग और एंडिंग वाले, वो भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। जिसके कारण क्या होगा, आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी क्या हो जाएगा, बड़े से छोटा हो जाएगा। और आपकी जो रेसिस्टिविटी होगी वो कैसे लिखेंगे अपन इसके लिए, रो, और आपका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, L2 अपॉन A2। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड के अंदर फर्स्ट का डिवाइड दे देते हैं। तो R2 = R2 अपॉन R1, और ये कितना हो जाएगा, L2 अपॉन L1 और डॉट A1 अपॉन A2। ठीक है, A1 अपॉन A2। आपको यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ जाती है। अब ये कैसे आई, तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही होगी ये चीज़ समझने में। तो ये देखिए आप यहाँ पे A1 है और रो L2 अपॉन A2 है। ओके,
तो इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ से तो आपकी ये चीज़ कैंसिल हो रही है और ये ऊपर जाती है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी क्या हो जाती है, L2 हो जाती है, और ये आपकी क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। तो आपकी कुछ L1 के अपोजिशन में आपको यहाँ पे लिखने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, L2/L1 हो जाएगा, और ये आपको कितना ही रह जाएगा, A2/A1 आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि जो A1 है, L1 है, वो किसके बराबर है, A2 और L2 के बराबर है, तो इस केस में आपका क्या आपके पास यहाँ पे डेरिवेशन निकल के आता है। जब मैंने सपोज करा कि A1 L1 किसके बराबर है, A2 L2 के बराबर है, मतलब बिफोर स्ट्रेचिंग किसके बराबर है, आफ्टर स्ट्रेचिंग के। तो इस केस में अगर अपन सपोज करें तो L1/L2 को मैंने एक तरफ लिख लिया, इसको इधर लिया है और इसको मैं इधर ले गया, इजिकल्स टू कितना हो गया मेरा, A2/A1। इसको नाम दे देता हूँ मैं फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक केस कंसिडर कर रहा हूँ। पहला केस जो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ वो है, आपके पास कोई वायर है जिसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसके एंड टाइम्स मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो आपकी जो L2 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, L2 = एंड टाइम्स ऑफ L1, मतलब जो आपकी आफ्टर स्ट्रेच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन टाइम्स ऑफ L1 मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर अपन N2 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या N की अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगी, N = L2/L1। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होता है, इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, तो आपको क्या मिल जाएगा, N की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/N = L1/L2 आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 5। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 मेरे पास कितनी थी, R2/R1, और कितनी आ रही थी मेरे पास यहाँ पे, R2/R1 इंटू आपकी A1/R2/R1 L2/L1 इंटू A1/A2। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन थी। फोर्थ इक्वेशन मेरे पास कितनी थी, जो मेरे पास L1/L2 है उसकी वैल्यू कितनी थी, A2/A1 थी। ये फोर्थ इक्वेशन से, तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो रेसिप्रोकल जब अपन करेंगे तो L2/L1 हो जाएगा, और इधर इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, A1/A2 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाती है, A1/A2 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, L2/L1 मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाती है। तो R2/R1 = L2/L1, और A1/A2 में मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, L2/L1 में इसकी वैल्यू पुटअप कर दूंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, R2/R1 = L2² तो यहाँ से आपको अब देखिए फिफ्थ इक्वेशन से आपको यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है, L1/L2 की। तो यहाँ से आप भी देख सकते हैं L2/L1 की वैल्यू कितनी गिवन है, आपको n गिवन है। तो उस केस में आप क्या ले लेंगे, L2/L1 की वैल्यू, R2/R1 की वैल्यू अपन क्या ले लेंगे यहाँ पे, ये जो वैल्यू है मेरे को कितनी गिवन है, n गिवन है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, n² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास कितनी निकल के आती है, आपका यहाँ पे वैल्यू भी निकल के आती है N²R1। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी मेरी n टाइम्स ले रहा हूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, लेंथ अगर अपन ओरिजिनल लेंथ को n टाइम स्ट्रेच कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी जितना n टाइम आप स्ट्रेच कर रहे हो उसका डबल आपका रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें अपन एक केस और लेते हैं, केस सेकंड, जो कि है नेक्स्ट केस जो मेरे पास आ रहा है वो है कि मैं कोई भी वायर को स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो क्यों उसका रेडियस को रिड्यूस करने के लिए कितना टाइम्स, n टाइम्स। तो R2 = 1/N.R1 मैंने यहाँ पे मान लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो n की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद R1/R2। ठीक है, इसको मैं सिक्स्थ नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 6। और अपन यहाँ से इक्वेशन लेंगे फॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3, 4th एंड 6th, इन तीन इक्वेशन का अपन यूज़ करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन से तो मेरा R2/R1 कितना हो जाता है, अब देखें यहाँ पे L2/L1 है,
और इनटू कितना है A1/A2 है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपका फोर्थ इक्वेशन की, तो फोर्थ इक्वेशन की अगर अपन बात करते हैं तो फोर्थ इक्वेशन में मेरे पास कितना है L1/L2 है इज इक्वल्स टू A2/A1 है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो रेसिप्रोकल जैसे करूँगा ये कितना हो जाएगा L2/L1 और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी A1/A2। अब मुझे यहाँ से L2/A1 की वैल्यू मिल गई, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे इसलिए पुटअप करूँगा क्योंकि ये जो मेरा है वो है एरिया। अब मुझे R निकालना है तो मुझे यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला पुटअप करेगा, इसलिए मैंने L को किस में कन्वर्ट करा है, एरिया की फॉर्म में कन्वर्ट करा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा A1/A2 इंटू A1/A2। ओके, तो ये आपका R2/R1 चल ही रहा है, तो आपको इधर कितना मिल जाएगा R2/R1 इज इक्वल्स टू A1/A2 का होल का स्क्वायर। ओके, अब ध्यान रखिएगा एरिया ऑफ आपका किसी भी जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन अपन मानते हैं तो सर्किल लेते हैं जिसका एरिया होता है आपका πr²। तो R2/R1 एक ही जगह अपन क्या वैल्यू पुटअप कर देंगे πr², R1 के लिए πr² R2 के लिए का होल स्क्वायर। अब इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो अपना R1/R2 की वैल्यू कितनी है n है, तो R2/R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी n² का होल स्क्वायर। क्योंकि R1/R2 n है तो इधर अंदर n² होगा और होल पावर में मेरा स्क्वायर चल ही रहा है। तो R2/R1 कितना हो जाएगा n⁴ मेरे पास यहाँ पे आ जाती है। और R2 की अगर मैं वैल्यू डिफाइन करूँ तो R की वैल्यू कितनी हो रही है n⁴ टाइम्स ऑफ R1। तो सेकंड केस से मुझे क्या पता लगता है कि जब भी मैं वायर को स्ट्रेच करता हूँ किसी भी रेडियस को रिड्यूस करने के लिए एन टाइम, तो उसका जो पहले बिफोर स्ट्रेचिंग होगी वो भी 4 टाइम्स आपकी क्या होगी, रिड्यूस हुई भी होगी। आई होप आपको स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो या क्वायरी है हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस चैनल को शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है व्हाट्सएप का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एनी टाइम मेरे से किसी भी टॉपिक को लेके आप मेरे से अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।